देखिए, एबीपी न्यूज लगातार आपको रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की खबर दे रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन में मौजूद भारतीयों के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की। भारत सरकार ने छात्रों समेत अपने सभी नागरिकों से कहा है कि भारतीय अधिकारियों से बात किए बगैर बॉर्डर पोस्ट की ओर बिल्कुल ना बढ़ें। यूक्रेन से सटे देशों में मौजूद भारतीय अधिकारियों के जो नंबर जारी किए गए हैं उन पर ही संपर्क के बाद बॉर्डर की तरफ जाएं। ये एडवाइजरी भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और इसमें एक बड़ी सलाह दी गई है कि बिना सरकारी अधिकारियों के संपर्क किए, उनके संपर्क में आए बिना बॉर्डर की तरफ बिल्कुल भी ना बढ़ें। ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। सरकारी अधिकारियों से संपर्क करके पूरी व्यवस्था के साथ ही बॉर्डर की ओर बढ़ें, ताकि जो जरूरी कागजी कार्रवाई है, बॉर्डर पर जो तमाम दिक्कतें आ सकती हैं उसको भारतीय अधिकारी दूर कर सकें। यह एडवाइजरी जारी की गई है और भारतीयों को लुटाने की कोशिश बहुत तेज कर दी गई है। कोशिश जारी है, लगातार कोशिश ये हो रही है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सड़क मार्ग से दूसरे देशों तक पहुंचाया जाए और फिर वहां से उनको एयरलिफ्ट करके लाया जाए। आपकी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार जारी है, दिखा रहे हैं हम आपको उन अधिकारियों के। रोमानिया में देखिए, कौशल अंसारी का मोबाइल नंबर 407313477728। उद्देश्य प्रियदर्शनी का मोबाइल नंबर 407243822287। अगर आप रोमानिया की तरफ हैं, यूक्रेन बॉर्डर से रोमानिया के आसपास हैं आप, तो आप इन अधिकारियों से बात कर सकते हैं। अगर आप हंगरी बॉर्डर के आसपास हैं तो आप एसराम जी से उनके मोबाइल नंबर 3630519944 पर बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 363086445997 पर बात कर सकते हैं। और जो उन छात्रों के परिजन भारत में हैं, वो भी अगर ये नंबर उन तक पहुंचा दे तो उनको बड़ी मदद मिलेगी इन अधिकारियों से बात करने के बाद, ताकि वो सुरक्षित तरीके से बॉर्डर की ओर बढ़ पाएं। जो लोग पोलैंड बॉर्डर के आसपास हैं, यूक्रेन के उन इलाकों में हैं जो पोलैंड बॉर्डर के आसपास है, वो पंकज गर्ग से बात कर सकते हैं जो भारत सरकार के अधिकारी हैं। उनका मोबाइल नंबर है 48660460 लगातार ये नंबर एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। जो भारत में इन छात्रों के, इन लोगों के परिजन मौजूद हैं, वो ये नंबर उन तक पहुंचा सकते हैं ताकि वो सही वक्त पर सही अधिकारियों से बात कर पाएं। स्लोवाकिया में जो अधिकारी हैं इवान कोंजिका, उनका मोबाइल नंबर है 421908458724। प्रणय उपाध्याय सीधा वॉर जोन से हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। प्रणय, कीव में आप मौजूद हैं, लगातार अब भारतीयों को निकालने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन सबसे पहले कीव के हालात क्या हैं? आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, सारी जानकारी दीजिए हमें। बिल्कुल आदर्श, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम सुरक्षित हैं, होटल में ही हैं, क्योंकि बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। पूरी रात एयर रेड के सायरन बजते रहे, धमाकों की आवाज़ लगातार आ रही है और अब धमाकों की आवाज़ लगातार नज़दीक होती चली जा रही है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। और निश्चित रूप से जो खबरें मिल रही हैं वो बता रही हैं कि सबब एरियाज़ जो हैं कीव के, वहाँ इंटेंस फाइटिंग चल रही है, वहाँ लड़ाई चल रही है। हम जिस होटल में हैं, यहाँ से करीब 7.5 किलोमीटर दूर एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ भी काफ़ी इंटेंस फाइटिंग चल रही है। और यूक्रेन के फोर्सेस कोशिश कर रहे हैं कि रशियंस अंदर दाखिल ना हो पाए, रशियन ट्रूप्स जो हैं, रशियन सैनिक जो हैं, वो अंदर दाखिल न हो पाएँ। और जहाँ तक बात की जाए सरकार की, यूक्रेन की सरकार की तरफ से जो बयान आया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि आज की ये रात यूक्रेन का भाग्य डिसाइड करेगी और ऐसे में हर किसी को ये कोशिश करना चाहिए कि वो रूसी सैनिकों को अंदर दाखिल होने से रोक सके। और जो दूसरे विश्व युद्ध के समय में एक टेरिटोरियल आर्मी कही जाती है यहाँ पर, वो टेरिटोरियल डिवीज़न जो है उसे एक्टिवेट किया गया है, यानी उसके अंदर हर कोई जो लड़ने की स्थिति में है, हर कोई जो फाइटिंग फिट है, या बच्चा, जवान हो, बूढ़ा हो, हर व्यक्ति जिसके पास कोई वॉर एक्सपीरियंस है, वो तमाम लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस टेरिटोरियल डिवीज़न को, हथियार उठा सकते हैं और वो लड़ाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की स्थिति, इस तरीके के हालात फिलहाल कीव में हैं। ये नहीं कहा जा सकता आदर्श कि किस तरीके का घटनाक्रम आज अगले 24 घंटों के अंदर होने वाला है, सवेरा होने के बाद क्या स्थिति होगी, कितने समय बाद जो कीव में रशियन फोर्सेस दाखिल होंगी, कैसे होंगे, ये तमाम चीज़ें हैं। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन की सरकार ने, यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस ने दावा किया है कि उसने 2 IL-76 बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हैं वो रशिया के मार गिराए हैं। हालांकि रूस की तरफ से इस बारे में कोई तस्दीक नहीं है, कोई पुष्टि नहीं है। तो ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर फिलहाल लड़ाई चल रही है। जी, थोड़ा एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, दावों पर दावे हो रहे हैं, कई तरह के दावे हो रहे हैं। एक तो बड़ी जानकारी आपने खुद दी, लगातार एबीपी न्यूज पर अपने दर्शकों तक वो जानकारी हम पहुंचा भी रहे हैं कि यूक्रेन की सेना जो है वो IL-76 को गिराने के दावे कर रही है और कई रशियन प्लेन्स को ध्वस्त करने के दावे कर रही है। कीव की अगर बात करें, आप खुद वहां वॉर जोन में इस वक्त मौजूद हैं, हम समझ सकते हैं किस तरह के हालात हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, लोग वहां दहशत में हैं, लेकिन
क्या कीव पर कब्जा रूस का हो गया है? हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा यही हो रहा है कि कीव पर अभी भी उनका ही कब्जा है। देखिए मैं आपको बताऊं आदर्श कि जिस जगह पर हम रुके हुए हैं यहाँ से ठीक नज़दीक में विदेश मंत्रालय है। हमारी बिल्डिंग के ठीक सामने में जो कीव का सबसे प्रमुख पुलिस स्टेशन है वो है। फिलहाल वहाँ पर यूक्रेनी झंडे लगे हुए हैं, वहाँ पर किसी तरीके के रशियन ट्रूप्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जो हार्ट ऑफ द सिटी है उस पर फिलहाल रशियन फोर्सेज नहीं है। जो भी लड़ाई की खबरें आ रही हैं वो लगातार आ रही हैं कीव के बाहरी हिस्सों से, लेकिन कीव चारों तरफ से अब घिर चुका है। इस बात की तस्दीक यूक्रेन सरकार भी कर चुकी है, कीव के अधिकारी भी कर रहे हैं और लगातार इस चीज़ की आशंकाएं ही नहीं बल्कि उन धमाकों की आवाज़ हम खुद सुन पा रहे हैं। पूरी रात लगातार धमाके होते रहे, गन फाइटिंग की आवाज़ें आती रहीं और ये आवाज़ें लगातार नज़दीक बढ़ रही हैं। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर रशियन फोर्सेस हार्ट ऑफ द सिटी, ये मैदान स्क्वायर या जो सेंट सोफिया जो चर्च है वो जो हार्ट ऑफ द सिटी के इलाके हैं वहाँ तक अगर नहीं भी दाखिल हुए हैं फिलहाल तो ये केवल मैटर ऑफ टाइम है। जी एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, मेट्रो स्टेशन के आसपास धमाके हुए हैं, जो फ्यूल डिपो है उसके आसपास धमाका हुआ है, ओडिशा में कई जगह से धमाकों की खबरें आ रही हैं। खबरें लगातार डर बढ़ाने वाली आ रही हैं। ऐसे में तस्वीरें हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों का पलायन भी जारी है, किसी तरीके से निकल जाना चाहते हैं। इस बीच यूएनएससी में जो कुछ हुआ, जिस तरह से वोटिंग हुई, उसके बाद आगे का रास्ता क्या देखते हैं प्रणय? कुछ दिखाई दे रहा है आगे फिलहाल? आदर्श, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है जो आपने कही। पहली बात तो ये कि यूक्रेन के आम नागरिक बेहद डरे हुए और सहमे हुए हैं। बहुत सारे लोग मेट्रो स्टेशंस के अंदर हैं, उसके बेसमेंट में, क्योंकि यहाँ के जो मेट्रो स्टेशंस हैं वो उसी तरीके से बनाए गए हैं कि अगर कोई बड़ी बमबारी होती है तो भी लोग सुरक्षित रह सकें। वो महत्वपूर्ण बॉम्ब शेल्टर्स हैं और ज़मीन से करीब 200 मीटर के नीचे ये मेट्रो स्टेशंस हैं। तो उन मेट्रो स्टेशंस में लोगों ने लगभग अपना घर बना रखा है। लोग अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ वहाँ पर रह रहे हैं। ज़मीन के ऊपर जो है मैट्रेस बिछाकर वो वहाँ पर रुके हुए हैं। पूरी रात लोगों ने मेट्रो स्टेशंस के नीचे बिताई है। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम लोग जो नहीं भी निकल पा रहे हैं वो फिलहाल घरों में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। वो लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं, जो निकल सकते थे वो निकल गए हैं। विदेशी नागरिक यहाँ पर बीते 24 घंटों के अंदर कई विदेशी नागरिक यहाँ से छोड़कर और सुरक्षित पोलैंड के रास्ते, हंगरी के रास्ते और जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं उसके रास्ते निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी काउंसिल का सवाल है, निश्चित रूप से सिक्योरिटी काउंसिल में रूस ने वीटो किया और उस वीटो के बाद जो भी प्रस्ताव लाया गया था, चूंकि उस प्रस्ताव के अंदर जो ड्राफ्ट दिया गया था उसके अंदर रूस के खिलाफ या यूक्रेन के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्रवाई की भी मांग की गई थी। ये सुरक्षा परिषद की तरफ से जो यूएन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि जो फाइनल ड्राफ्ट आया उसमें ये चीज़ नहीं थी, लेकिन रूस के वीटो के बाद ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि ये मामला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जा सकता है, जो कि जनरल बॉडी है, जो कि सबसे बड़ी बॉडी है यूएन की, जिसमें 190 से ज़्यादा तमाम जो सदस्य देश हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार होगा। लेकिन क्या यूक्रेन इस स्थिति में है कि वो इस मामले को ले जा सके? वो उसके साथ कितने देश खड़े होंगे, किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन यूएन की बात अगर करें आदर्श, तो यूएन की अपील, यूएन की कार्रवाई फिलहाल किसी तरीके से रशियन फौजों को, जो रूस की फौजें हैं, उन्हें रोकने में कामयाब नहीं रही है। यूएन की अपील के बावजूद रूस ने मेरा अगला सवाल भी है, सैनिक कार्रवाई को अंजाम दिया। विस्तार से समझना भी चाहेंगे प्रणय, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन उम्मीद कर रहा था, नेटो के देश ही उसके साथ नहीं खड़े हुए, तो ऐसे में यूएनजीए में जाने पर उसको क्या कुछ हासिल हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। प्रणय उपाध्याय वॉर जोन से हमारे साथ मौजूद हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।